कैसे हैं दोस्तों। 20 जुलाई सन 1969 नासा के अपोलो 11 मिशन का ल्यूनर मॉड्यूल चांद की सरजमीन पर लैंड करता है। इसमें बैठे होते हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग इस ल्यूनर मॉड्यूल का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही वो अपने बहुत ही भारी भरकम स्पेस सूट के साथ नीचे उतरकर चांद की सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ टकराकर इस ल्यूनर मॉड्यूल का मेन ट्रांसमीटर स्विच टूटकर नीचे गिर जाता है। चूंकि चांद की सतह पर कोई भी हवा नहीं होती, इसलिए आवाज ट्रेवल ही नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से इन्हें इसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। अब दोस्तों ये वो मेन ट्रांसमीटर करंट स्विच था जिसके साथ इन्होंने ल्यूनर मॉड्यूल को दोबारा स्टार्ट करना था। यानी इस स्विच के बगैर ना तो ल्यूनर मॉड्यूल दोबारा टेक ऑफ कर सकता था और ना ये वापस जमीन पर लौट सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रांग नीचे उतर जाते हैं और चांद की सरजमीन पर कदम रखने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई उस वक्त अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे या इस पूरे वाकये को जमीन पर ही फिल्माया गया था एक फिल्म की तरह। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि जब ये मिशन अपने फेल होने की कगार पर था तो कैसे एक छोटे से पेन की वजह से ये पूरा का पूरा मिशन सक्सेसफुल हो पाया था। आज के इस दौर में इस वाकये को हुए तकरीबन 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी कई सवालात इसके बारे में ऐसे हैं जिनका जवाब हर इंसान ही जानना चाहता है। पहला सवाल ये कि जब चांद की सतह पर कोई भी हवा नहीं होती तो जो झंडा इन एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर लगाया था वो लहरा कैसे रहा था। दूसरा सवाल ये कि जब ल्यूनर मॉड्यूल का मेन ट्रांसमीटर स्विच ही टूटकर नीचे गिर गया था और इनके पास उसे ठीक करने के लिए कोई भी आलात नहीं थे तो इन लोगों ने इसे फिर ठीक कैसे किया और ल्यूनर मॉड्यूल को दोबारा टेक ऑफ करवा कर ये जमीन पर वापस कैसे पहुंचे। और तीसरा सवाल ये कि जमीन से चांद के मिशन पर 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, लेकिन चांद की सतह पर तो सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स ने कदम रखा था, जिनमें कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे बज एल्ड्रिन थे। लेकिन जो तीसरे एस्ट्रोनॉट्स थे जिनका नाम माइकल कॉलिन था वो उस वक्त कहां पर मौजूद थे। दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर उस वक्त अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों था और जब उस दौर में अमेरिका में वियतनाम जंग की वजह से बेरोजगारी और महंगाई का एक तूफान था, तब अमेरिकन हुकूमत ने इस पर अरबों डॉलर्स क्यों उड़ा दिए। दोस्तों इसकी असल वजह उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका में चल रही एक कोल्ड वॉर थी। उस जंग के दौरान इन दोनों मुल्कों में स्पेस में जाने की एक रेस लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों फिर 1957 में सोवियत यूनियन दुनिया का पहला मुल्क बन जाता है, दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट खिला में भेजने वाला, जिसका नाम स्पुतनिक था। उसके बाद अमेरिकन हुकूमत के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था कि आखिर कैसे सोवियत यूनियन उनसे इस रेस में आगे निकल गई। फिर तकरीबन कुछ ही महीनों बाद 1958 में अमेरिका भी एक अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है खिला में। लेकिन दोस्तों फिर इसके तकरीबन 3 साल बाद सोवियत अमेरिका को एक बार फिर इस रेस में हरा देता है और एक बहुत बड़ा झटका देता है जब 1961 में एक सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले इंसान बन जाते हैं खिला में जाने वाले। सोवियत यूनियन की इस जीत के बाद अमेरिकन हुकूमत बहुत ही शॉकिंग हो जाती है कि आखिर वो क्या करें कि सोवियत यूनियन को इस रेस में हरा सके। फिर कुछ महीने सोचने के बाद उनको इसका जवाब मिल जाता है और उनका ख्याल होता है कि अब इससे अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर लैंड करवाना। उसके बाद फिर 25 जुलाई सन 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी कौम से खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि वो 1970 से पहले पहले यानी ये दहाई खत्म होने से पहले पहले इंसानों को चांद पर पहुंचा देंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. लेकिन उस वक्त ये बात कई लोगों के लिए अनबिलीवेबल और एक बहुत ही मुज़ीका खेज बात थी। आप लोग खुद ही इमेजिन करें कि ये उस जमाने में इंसानों को चांद पर पहुंचाने की बात कर रहे थे जिस जमाने में ना तो स्मार्टफोन्स थे, ना इंटरनेट था और इवन के जीपीएस तक की टेक्नोलॉजी नहीं थी और कंप्यूटर्स बहुत ही कम स्पीड वाले और पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। उस जमाने में ये प्रॉमिस कर रहे थे कि ये इंसानों को चांद पर पहुंचा देंगे। फिर इस काम के लिए ये अगले 5 सालों तक तकरीबन $9 बिलियन अमेरिकन स्पेस एजेंसीज को देते हैं कि जैसे तैसे इस टास्क को मुकम्मल करें और इसके बाद फिर सारी अमेरिकन एजेंसीज उस काम पर लग जाती हैं। 1963 से लेकर 1967 तक ये लोग कई टेस्ट करते हैं, लेकिन जो रॉकेट ये उस वक्त खिला में भेजते हैं उस वक्त उनमें कोई इंसान भी नहीं बैठा होता था। फिर आखिरकार 1967 को ये ऐसा रॉकेट खिला में भेजने की कोशिश करते हैं जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, लेकिन इनके कैबिन में आग लगने की वजह से ये तीनों बेदर्दी से मारे जाते हैं। लेकिन इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत के बाद भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपने काम पर लगी रहती है और वो हर 2-2 महीने बाद एक नया टेस्ट करते हैं इस चीज में कामयाब होने के लिए।
और फिर आखिरकार 16 जुलाई 1969 को नासा अपना अपोलो 11 मिशन एक रॉकेट के जरिए चांद की तरफ रवाना करती है और इसका हिस्सा होते हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें सबसे पहले जो इस कमांड को लीड कर रहे होते हैं उनका नाम होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट जिनका नाम बज एल्ड्रिन था, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के पायलट जिनका नाम माइकल कॉलिन था। और फिर इसके तकरीबन 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को ये चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और इधर से ल्यूनर मॉड्यूल ने चांद पर लैंड करना था और सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल ने चांद के ऑर्बिट में लगातार गोल शक्ल में चक्कर लगाते रहना था। और जब ल्यूनर मॉड्यूल अपना मिशन कंप्लीट करके वापस टेक ऑफ करती तो फिर कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के साथ मिलकर इसे वापस जमीन पर लौटना था। यानी आप ये सोचें, जो सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल के पायलट थे उन्हें चांद पर उतरने का मौका नहीं मिलना था, जिनका नाम था माइकल कॉलिन, इसलिए वो चांद पर नहीं उतर सके थे और आज उनको कम ही लोग जानते हैं। उसके बाद बिल्कुल अपने प्लान पर अमल करते हुए चांद के ऑर्बिट में जाके ल्यूनर मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से अलहदा होकर आखिरकार चांद की सरजमीन पर लैंड कर जाता है। और जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरकर चांद की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो वो दुनिया के सबसे पहले इंसान बन जाते हैं चांद की सरजमीन पर कदम रखने वाले। और उसके बाद फिर जमीन पर मौजूद नासा का हेडक्वार्टर तालियों से गूंज उठता है। दोस्तों, उस वक्त इस वाक़े को तकरीबन 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। यानी आप लोग खुद सोचें कि उस वक्त लोग कितने एक्साइटेड थे इंसानों के चांद पर जाने को लेकर। फिर चांद पर लैंड करने के बाद ये तकरीबन 3 घंटे तक लगातार चांद की सरजमीन पर रहते हैं और वहां से कुछ मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठा करते हैं जिनको ये लाकर ल्यूनर मॉड्यूल में जमा करते हैं। उसके बाद ये कुछ साइंसी आलात चांद की सरजमीन पर नस्ब करते हैं जिनमें एक लेजर बीम लाइट होती है जिसकी मदद से ये लेजर की शुआएं जमीन पर भेजते हैं और ये चांद से जमीन का फासला एग्जैक्ट तौर पर मापने की कोशिश करते हैं या मालूम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इनके पास एक अमेरिकन फ्लैग होता है जिसको ये चांद की सरजमीन पर नस्ब करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो के शुरू में मैंने एक सवाल किया था कि आखिर जब चांद की सरजमीन पर कोई भी हवा नहीं होती तो ये फ्लैग वीडियोस में लहरा कैसे रहा था। तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त नासा में काम करने वाला हर आदमी ये जानता था कि चांद की सरजमीन पर कोई भी हवा नहीं होती, तो जो झंडा ये वहां पर लगाएंगे वो कभी भी लहरा नहीं सकेगा और कभी भी फ्लैट नहीं दिख सकेगा। इसलिए उन लोगों ने इस झंडे के ऊपर वाली साइड पे लोहे की हॉरिजॉन्टल रॉड डाल दी हुई थी ताकि ये झंडा चांद की सरजमीन पर भी फ्लैट दिखे। और ये वीडियोस में लहराता तब भी आप लोगों को नजर आएगा जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसे पकड़कर लहरा रहे होते हैं या हिला रहे होते हैं। जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इस झंडे को हिलाते हैं पकड़कर, तो जो इस झंडे के ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई थी वो एक स्प्रिंग का काम करती है और ये झंडा आपको लहराता नजर आता है। लेकिन ये फिर कुछ देर लहराता था और फिर उसके बाद फिर फ्लैट हो जाता था। फिर 3 घंटे लगातार चांद की सरजमीन पर लैंड रहने के बाद ये लोग ल्यूनर मॉड्यूल में वापस आते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या टेक ऑफ करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरने लगे थे तो उनके साथ टकराकर इस ल्यूनर मॉड्यूल का मेन ट्रांसमीटर स्विच टूटकर तो नीचे गिर गया था। तो ये लोग फिर कैसे ल्यूनर मॉड्यूल को टेक ऑफ करवा पाते। ये वापस जमीन पर मौजूद नासा के हेडक्वार्टर में राब्ता करते हैं और इनको इस सारे मसले से आगाह करते हैं कि अब वो क्या हल करें कि इस ल्यूनर मॉड्यूल को दोबारा टेक ऑफ करवा सके। कुछ देर बाद सोचने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ज़हन में एक आइडिया आता है, क्योंकि उनके पास उस वक्त लोहे का एक पेन मौजूद था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग सोचते हैं कि जो स्विच उस वक्त टूटकर नीचे गिरा था उसका काम था 2 सर्किट्स को आपस में जोड़ना, तो ये लोहे के पेन की मदद से उन दोनों सर्किट्स को आपस में जोड़ते हैं और इस ल्यूनर मॉड्यूल को दोबारा टेक ऑफ करवा लेते हैं। जब ये सक्सेसफुली टेक ऑफ हो जाता है तो ये वापस उसे चांद के ऑर्बिट में लेकर आते हैं और फिर वहां से ल्यूनर मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल के साथ अटैच होकर वापस जमीन की तरफ लौटता है। और फिर आखिरकार ये अपना मिशन चांद से कंप्लीट करके वापस जमीन के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। और यहाँ से अब कमांड मॉड्यूल का काम था नीचे जमीन पर लैंड करना और सर्विस मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल ने खिला में ही रहना था। फिर आखिरकार कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आकर अपने पैराशूट डिप्लॉय कर देता है और समंदर में सेफली लैंड कर जाता है, जिसके बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा समंदर से रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, ये वो मौका था जब ये तीनों लोग जमीन पर सेफली चांद से होकर वापस पहुंच चुके थे और अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन चुका था जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया था।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।